हेलो एवरीवन। आज से हम लोग करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर और करंट अफेयर को करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। किसी मैगजीन से कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मेरे मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर एक टाइप का क्रश है। ठीक है ना, एक बार उसको देखना है, उसके बाद भूल जाना है। ठीक है, जब जरूरत पड़े तब याद आए। तो वैसे ही ये करंट अफेयर है। ठीक है ना, क्रश टाइप के। इसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है, ना ही इसको वाइफ बनाना है। तो करंट अफेयर इस टाइप का होता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर के थ्रू, और उसमें भी संपादकीय के थ्रू, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आना रहता है वो जनरली आपको संपादकीय में मिल जाता है। जो एडिटोरियल पेज जो होता है उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है ना, संपादकीय जो पेज होता है उसमें मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से जितना हो सके वो संपादकीय पेज को पढ़ना चाहिए। क्यों संपादकीय पेज को पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है, सीजीपीएससी, यूपीएससी, वो सभी एग्जाम देना है। ठीक है, अगर उस एग्जाम को देना ही है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मार्क्स जो बनता है मेंस का, वो किसके मेंस के थ्रू बनता है। और मेंस में मार्क्स के लिए आपको आपको एक स्किल चाहिए। ठीक है ना, और वो जो स्किल है वो राइटिंग स्किल है। और वो राइटिंग स्किल में कुछ भी नहीं लिख सकते। उस राइटिंग स्किल में आपको एल ए आर, आपके राइटिंग स्किल में तीन इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग झलकना चाहिए, यानी कि आप तार्किक व्यक्ति हो, पता होना चाहिए। दूसरा, आपके में विश्लेषण की क्षमता होना चाहिए, एनालिसिस पावर होना चाहिए। आप आप एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति हो, आपके पास रीजनिंग होना चाहिए, हर चीज के रीजन आपको पता होना चाहिए, उसके कारण पता होना चाहिए। ये तीनों चीज चाहिए। अब ये तीनों चीज आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, और ये स्किल है। आप इसको किसी बुक में या फिर या में नहीं ला सकते। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से संपादकीय। हर हर दिन आपको क्या है कि एक दो इम्पोर्टेंट संपादकीय आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट आप कोई भी न्यूज़पेपर लेते हैं उसमें केवल एक संपादकीय पढ़िए। ठीक है ना, पर डे। ठीक है ना, उससे आपका क्या है कि ये जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी के मद्देनजर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर। ठीक है, हमारे करंट अफेयर में बहुत बृहद होगा चीज़ें। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हमको हमको चाहिए एक शहरी योजना चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? एक शहरी योजना चाहिए। शहरी योजना चाहिए। अब ठीक है ना, नालियों को बेहतर बनाने के लिए, जलाशय को बेहतर बनाने के लिए शहरी योजना चाहिए। तो शहरी योजना, इस योजना को कौन लागू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है हमारे पास। ठीक है ना, अ, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है। और कौन कौन सा योजना है आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता है आपका? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पीएम स्वनिधि, सुने हैं? एक स्वनिधि है जिसमें क्या है कि जो जो ठेले वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर है, उसको अप टू 10,000 रुपया देते हैं। बस इतना आपको याद होना चाहिए। और क्या है आपके पास? आपके पास और कौन सा है? पीएम आवास योजना है, जिसमें घर बना के देगा सरकार। और आपके पास कौन सा योजना है? दीनदयाल दीनदयाल अंत्योदया योजना है, या इसको बोलते हो NULM, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, और आपके पास क्या है? स्मार्ट सिटी मिशन। ये क्वेश्चन जो बात आया हुआ था। और उसके पास क्या है आपके पास? एक जो 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, अमरूत है आपके पास प्रीलिम्स में। ठीक है, अमरूत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एक आपके पास क्या आया था? हेरिटेज आया था। ठीक है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। तो ऐसे करके आपको याद करना है कि एक योजना, शहरी योजना, तो आपको पास पता होना चाहिए कि कौन कौन सा शहरी योजना है आपके सिलेबस में।
और उस वो कैसे कैसे शहर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पूरे, अगर हम पूरा जितना भी संपादकीय है अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो दिख रहा है ये कौन सा है, मोदी जी यूक्रेन का यात्रा, पोलैंड और यूक्रेन का यात्रा, हर एक न्यूज चैनल में, ये हर एक संपादकीय में कम से कम ये आया ही हुआ है, शांति के वाहक के रूप में भारत यूक्रेन जा रहे हैं, मतलब मोदी जी जा रहे हैं। ठीक है ना, जो भी नव भारत में भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये जितना भी हम सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको नजर आ रहा है आज के यूक्रेन को यकीन नहीं, यकीन दिलाने की यात्रा है। तो जितना भी अगर हम लोग देख रहे हैं शांति का संदेश वाहक, ठीक है, शांति का संदेश वाहक, ये दैनिक जागरण में, उसके बाद तो जितना भी देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा संपादकीय में जो छपा हुआ है आज वो यूक्रेन का इशू यूक्रेन के बारे में बताया जा रहा है। तो आज हम लोग थोड़ा सा करंट अफेयर में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन यूक्रेन का क्या समस्या है और यूक्रेन के बारे में हमको क्या क्या पता रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत के दृष्टि से, पर्सपेक्टिव से, ठीक है, यूक्रेन और रशिया, ठीक है, भारत के पर्सपेक्टिव से यूक्रेन और रशिया वॉर। ठीक है, भारत तो जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके वो पीस, शांति की बात कर रहा है। ठीक है, मोदी जी ने क्या कहा था, G20 में भी कहा था कि ये जो एरा है वो क्या है, वॉर का नहीं है। आप लिख भी सकते हो अपने आंसर में, ये एरा वॉर का नहीं है, ये एरा किसका है, डेवलपमेंट का है। ठीक है, तो ये, और इंडिया का पर्सपेक्टिव मोरलेस क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव न्यूट्रल है। ठीक है, यूक्रेन, या फिर यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। और कौन सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप कर रहा है। ठीक है, पूरा इस ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, नाटो ब्लॉक बोलते हैं। एक नाटो क्या है, सिक्योरिटी पैक्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सैन्य संस्था है ये। तो इनके हिसाब से भारत का न्यूट्रल, मतलब इनके हिसाब से ये भारत रशिया का साथ दे रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन हमारा जो वो है अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन अब देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन इस क्राइसिस में, इसका कारण क्या है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यही है, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में दोनों, यूएसए प्लस यूएसएसआर, दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही पावर रहते हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये किनको किनको, जापान, इटली, जर्मनी, ये एक्सिस पावर के खिलाफ लड़ते हैं और जीतते हैं। तब तक दोनों रशिया और यूएसएसआर, जो पुराना सोवियत यूनियन है, एक जैसे रहते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है तो क्या होता है, जर्मनी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, चार भाग में एक्चुअली। लेकिन क्या है कि एक साइड जो है कि जो पूरे कंट्री हैं एक साइड होते हैं और एक रशिया इधर होता है। ठीक है ना, तो रशिया को, ये जर्मनी को डिवाइड किया जाता है। और यहाँ से जो गेम स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड वॉर। क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर या शीत युद्ध बोलते हैं। क्या, शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, शीत युद्ध बोलते हैं। ये शीत युद्ध होता है। तो अब शीत युद्ध होता है तो इसका जो इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ये पड़ता है
कि जो यूएसएसआर है 1991 में, ठीक है ना, कोलैप्स हो जाता है। और ये जो शीत युद्ध है एक तरह से किस टाइप का युद्ध है, ये टूट जाता है, यानी कि छोटे छोटे देश में टूट जाते हैं। और इस छोटे से में एक जो देश रहता है इसको यूक्रेन बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये जो शीत युद्ध है वो लड़ाई क्या है, और ये जो लड़ाई है विचारधारा की, क्या इसका विचारधारा, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, ठीक है ना। कौन सा विचारधारा, एक साइड कौन सा है, पूंजीवादी है, क्या है, पूंजीवादी। दूसरी साइड क्या है, साम्यवादी है, साम्यवादी, ठीक है ना। एक साइड पूंजीवादी, दूसरी साइड साम्यवादी। इसको कैपिटलिज्म बोला जाता है, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, इसको सोशलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच लड़ाई होता है, समझ जाओ। लेकिन ये जो 1991 में कैपिटलिस्ट लोग जीत जाते हैं, ठीक है ना, आइडियोलॉजिकली। तो एंड ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है इस पॉइंट को, ठीक है ना, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, यूएसएसआर रशिया टूट जाता है और छोटे छोटे भाग में बैठ जाता है। और उसके जो बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं इधर के, वो यूएस के साइड हो जाते हैं, जो पूर्वी यूरोप के। तो इसी बीच में जो एक जो देश है यूक्रेन, ठीक है, इस यूएसएसआर का टुकड़ा, जो रशिया सबसे बड़ा उसका उत्तराधिकारी बनता है, और छोटे छोटे देश में से यूक्रेन बनता है। अभी देखो यूक्रेन ये भी चाहता है, चाहना शुरू कर देता है और नाटो में, नाटो में एंट्री लेना चाहता है। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यूक्रेन नाटो में शामिल होने की चाहत रखता है तब रसिया को क्या होता है, इनसिक्योरिटी स्टार्ट होता है, इनसिक्योरिटी महसूस होता है। किस टाइप का इनसिक्योरिटी, जैसी जैसे ही यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि यूएसए नाटो रशिया के बॉर्डर तक चले आएगा। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ये हो जाता है जियो पॉलिटिक्स, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। आपके बॉर्डर के पास आपका विरोधी कोई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे, तो अब आप देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए किस लिए हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रशिया और अमेरिका आस पास हो जाएंगे, नाटो पास पहुंच जाएगा, नाटो का सेना। तो इसके लिए क्या है कि रशिया को कोई ऑप्शन नहीं रहता, रशिया अब यूक्रेन पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, कि यूक्रेन जो है इससे कितने कंट्री जुड़े हुए हैं, उसके पड़ोसी देश कौन सा है, तो एक तो इधर रशिया है, ठीक है, ये है। दूसरा इधर कौन सा है, ऊपर में कौन सा है, आपको मिलेगा बेलारूस, ठीक है। और कौन मिलेगा, पोलैंड मिलेंगे, ठीक है। और कौन सा मिलेगा, स्लोवाकिया मिलेगा, और कौन सा देश मिलेगा आपको, हंगरी मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, रोमानिया मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, मोल्डोवा मिलेगा, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात देश जुड़े हुए हैं। और उसके बाजू में और एक देश है, और एक जो देश और एक जो भूभाग है जो आपको हमेशा पता रहना चाहिए, और वो भूभाग है ये, ठीक है ना, जो रशिया और यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। और इस भू जल, यहाँ पे जल है तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सी बोला जाता है, काले सागर, ठीक है ना। ये आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहले तो और क्या पता रहना चाहिए, यहाँ पे एक जो रीजन है ये रीजन का नाम पता रहना चाहिए, ये रीजन है क्रीमिया, जिसको 2014 ने एनेक्स किया था, यानी कि अब वो जगह को झपट लिया था, कौन, रशिया, किससे, यूक्रेन से। इसी कारण है तो G8 जो पहले ऑर्गेनाइजेशन था वो G7 हो गया था। तो आपके लिए एग्जाम के लिए भी ये दो संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 या G8 कंट्री कौन से है, तो G8 वो कंट्री है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन
हो जा रहा है, हो गया है औद्योगिकरण जहाँ पे हुआ है अच्छा से। तो G8 कंट्री में कौन कौन से आते थे पहले? G7 अब क्या हो गया, रसिया को बाहर आ गया है, रसिया को निकाल दिया गया है। किस कारण निकाल दिया गया था? क्रीमिया को हड़पने के कारण। ठीक है, तो अब G7 कंट्री में कौन कौन से हैं? तो आपको पता होना चाहिए, एक है कनाडा, एक है यूएसए, ठीक है, और कौन सा है? इटली, यूके, ठीक है, यूके है, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, और आपके पास जापान। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका G7 कंट्री है। पहले रशिया भी था, तो ये एग्जाम में आता हुआ है कौन कौन सा कंट्री है। ठीक, तो ये हो गया क्रीमिया को। लेकिन अभी उसके बाद क्या हुआ, जब इंसिडेंट ऐसे हुआ कि ये नाटो में जुड़ेंगे बोले, तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यूक्रेन का ये वाला रीजन, इसको भी, जो राइट वाला रीजन, उसमें भी रशिया आ गया है। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसका नाम क्या है, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, क्या है नाम, क्या है? डोनबास, डोनबास रीजन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, उसमें जो सिटी के दो इंपॉर्टेंट सिटी और प्रोविंस का नाम है डोनेस्टेक, ठीक है, और एक है लुहानसेक। ठीक है, ये हो गया। तो ये अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यूक्रेन क्यों चाहिए भैया रशिया को? रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए बताओ? रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए? वाई वॉन्ट यूक्रेन क्यों? यूक्रेन में ऐसा क्या खास बात है? यूक्रेन में क्या खास बात है? क्यों? क्योंकि यूक्रेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वहां का सॉइल, और वहां का सॉइल इतना फर्टाइल है, ठीक है ना, वहां पे सबसे ज्यादा होता है वीट, गेहूं। इसी कारण यूक्रेन को क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 25% जो गेहूं होता है वो वर्ल्ड ट्रेड का कहाँ से होता है? यूक्रेन के से होता है। लगभग 60% जो सनफ्लावर है, ऑयल, जो खाने का जो ऑयल है, वो यहाँ से होता है। लगभग 30% वहां पे का क्या, बार्ले, ठीक है, वो यूक्रेन से होता है। तो रशिया को क्या चाहिए? रशिया या फिर किसी भी कंट्री को क्या चाहिए? रशिया को भूल जाओ, किसी भी कंट्री को क्या चाहिए? आपके पास फूड अच्छा होना चाहिए, फूड में सिक्योर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास एनर्जी सिक्योरिटी होना चाहिए। अब रशिया के पास तो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि दुनिया का लगभग 40%, दुनिया का 40% उसके पास नेचुरल गैस है। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस कितना है? लगभग 40% है, प्लस 25% उसके पास ऑयल है। तो ऑयल और उसके पास गैस तो है ही, ठीक है ना। अब फूड भी, फूड एरिया मिल जाएगा, तो फूड के साथ साथ क्या आपके पास क्या मिल जाएगा? लोग भी है, पॉपुलेशन, पीपल, ठीक है ना, क्योंकि रशिया में पीपल की भी कमी है। तो क्या है कि अगर यूक्रेन को लेके जाता है तो उसके पास लोग भी आएंगे, जो लोग का मतलब क्या है कि लड़ाई करने में सबसे ज्यादा काम आते हैं, एनर्जी और रशिया। इसी कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि उस जगह को कंट्रोल करना चाहता है। कंट्रोल नहीं, अगर यूक्रेन अगर नाटो में ज्वाइन करने का जीत छोड़ देता तो रशिया उसमें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर नाटो में चले जाएगा तो इनसिक्योरिटी हो जाएगा ना भैया। तो इसी कारण ये जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, अ, और लगभग 45 to 54% यूक्रेन में मिलता है, एक मटेरियल मेटल मिलता है जिसको रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम है नियोन। ठीक है, ये भी चाहिए क्योंकि इससे आप सेमीकंडक्टर बनाओगे, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये आपको और क्या बताना चाहिए? आपको ये बताना चाहिए कि रेड फॉरेस्ट ये कहाँ है? यूक्रेन में है। ठीक है, जैसे हमारे को रेड कॉरिडोर कहाँ है?
अनऑफिशियली कहाँ पे बोला जाता है? अपना जो छत्तीसगढ़ बस्तर वाला एरिया है, नक्सल प्रभावित के कारण। वैसे रेड फॉरेस्ट कहाँ पे है? यूक्रेन पे है। क्यों? वहां पे एक पाइन ट्री था जो रेडिएशन के कारण ही वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट में डिजास्टर हुआ था। उस जगह का नाम, जहां पे न्यूक्लियर प्लांट था, एग्जाम में आता है, उसका नाम क्या है? चेर्नोबॉयल न्यूक्लियर प्लांट। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे क्रिटिकल मटेरियल है, ठीक है ना, वहां पे जो मिल रहा है। तो इसके कारण क्या हो गया? वो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन हो गया है, वो चीज सबको चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे मैंने फैक्ट बताया है, इतने सारे फैक्ट बताया है, और वो फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो। तो ये इम्पोर्टेंट था। और आज हम लोग ने सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग ने क्या देखा? यूक्रेन और पोलैंड का, यूक्रेन के बारे में हम लोग ने समझा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है छोटा छोटा तस्लीमा। तस्लीमा कौन है? ठीक है ना। तस्लीमा नरगी नसरीन एक बांग्लादेश की लेखिका है, ठीक है ना। और ये एक बुक लिखी थी, वो आपको पता रहना चाहिए, लज्जा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाना चाहिए। एक दिन हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, क्या होता है। IR1 पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल 1.0, जिसके कारण यूके दुनिया का सबसे महान देश बनता है और भारत को गुलाम बनाता है। IR 2.0 पढ़ेंगे, जिसके कारण अमेरिका दुनिया का सबसे महान देश बनने का प्रक्रिया स्टार्ट करता है। IR 3.0 पढ़ेंगे, जिसके कारण अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बनता है। और IR 4.0 पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। बस IR 4.0 बस ये याद रखना कि ये डाटा ड्रिवन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, और इससे AI सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और जो AI पे कंट्रोल करेगा वो दुनिया पे रूल करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे कभी, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर का है, ये भारत बंद का न्यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शांति वाक, आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ निवेश, हाँ एक इम्पोर्टेंट है। मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन प्रबंधन का दायित्व किसका है? RBI का है। कौन से इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम लोग इसको मेजर करते हैं। टारगेट कितना दिया गया है? 4 ± 2% के अंदर ही रहना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ये RBI को दिया गया है, बस आपको याद रखना पड़े चाहिए ये, ठीक है। चीन के साथ संबंध कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी न्यूज है। प्रसारण विधेयक, ठीक है, कुछ सरकार लेके आना चाहती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। विकसित भारत के लिए एक अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ सकते हो। लेटर एंट्री के बारे में है, लेटर एंट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक जो बांग्लादेश नरसंहार है, कल हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे, बांग्लादेश के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। हाँ एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसको आप लिख लो कि उन्नत भारत अभियान, ये किसका है? गाँव को उन्नत भारत जो अभियान है वो क्या है? एक जो भारत के जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो भारत के सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे IIT NIT है, ये क्या है? गाँव में जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है अपना टेक्नोलॉजिकल एक्यूम से। तो उसके लिए उन्नत भारत अभियान है। हाँ और एक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, भारत और जापान की दोस्ती और गहरी होगी, किसके कारण होगी? अभी 2+2 डायलॉग हुआ है, दोनों के बीच 2+2 डायलॉग हुआ है। किसके किसके बीच? भारत और जापान। और 2+2 में कौन होते हैं? भारत के
दो इम्पोर्टेंट मंत्री, एक शिक्षा रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री। वैसे ही जापान के जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं, उनकी आपस में बैठक होती है और एक देश दूसरे देश के साथ कैसे करके संबंध बनाएगा उसके बारे में बातचीत होता है। तो उसमें कौन कौन सा, एक तो साझा जो जो दोनों का सामरिक संबंध है उसको अच्छा करेंगे, कैसे करके करेंगे, डिफेंस सेक्टर में दोनों आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। और ये इसके लिए क्वाड क्वाड में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, क्वाड में करेंगे। तो क्वाड क्या है, क्वाड क्या है, 4 देश का कंट्री का है, ठीक है। क्वाड कंट्री कौन कौन सा है, एक आपका अपना प्यारा भारत, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 कंट्री है। और आपके हिसाब से 2+2 डायलॉग है, ये चारों कंट्री के साथ हम लोग करते हैं। 2+2 डायलॉग, ये 4 कंट्री प्लस यूके के साथ हम लोग मिलके करते हैं 2+2 डायलॉग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो और कौन सा है सब, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हाँ, बस आज के लिए बस इतना ही। एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जो आप लिख सकते हो, महारानी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। उनका 300वां जन्म जयंती मना रहे हैं और इनको दार्शनिक क्वीन भी कहा जाता है, फिलोसोफर क्वीन क्वीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, मराठा किंगडम की एक महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट, मतलब फिलोसोफर थी बोल सकते हो। और अपने ज्ञान से बहुत से जो सुशासन की नीतियां बनाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।